हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में बात करेंगे नीट 2026 की तैयारी के बारे में। अगर आपने पहले नीट का एग्जाम दे रखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और आप पहली बार नीट देने जा रहे हैं 2026 में, आप फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका, चाहे आप 12th के साथ हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आपने एक साल का गैप लिया है, तो वो सारी बातें करेंगे कि नीट 2026 का पैटर्न क्या रहता है, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या उसका सिलेबस रहता है, फीस, एज लिमिट, कट ऑफ और बेस्ट कोचिंग कौन सी होगी, कितने मीडियम में पेपर होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। शुरू से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो। बाकी अगर आपने दे रखा है तो आप ना देखें तब भी यहाँ से चल जाएगा। स्टार्ट अपन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, नीट की फुल फॉर्म वगैरह तो आपको पता होगी, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो आप अगर नीट देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका है, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने जा रहे हैं नीट का, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोविड के बाद में पैटर्न चेंज हुआ था। क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं या पेपर उसके देखते हैं तो वहां पर आपको फॉर्मेट अलग मिलेगा। पहले दो सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए और बी। लेकिन जो नीट 2025 हुआ है उसमें वापस से पहले जैसे हो गया, कोविड से पहले का कोई सेक्शन नहीं है। केवल आपको 180 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, जिसमें 45 केमिस्ट्री और फिजिक्स के रहते हैं, और बाकी जो 90 क्वेश्चन रहते हैं वो बायो के रहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर जो पैटर्न था नीट 2025 का, वो अपन देखे तो फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मिलेंगे 45, केमिस्ट्री में भी 45 मिलेंगे, जबकि बात करें बायो की तो 90 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएंगे 180, 180 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जो रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है और नेगेटिव मार्किंग रहती है -1 आपका होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत करते हैं तो एक नंबर काट लिया जाएगा टोटल में से, ठीक है। तो वो आपके पास पैटर्न यहाँ से हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। पहले के जो पेपर्स आपको मिलेंगे पिछले 2-3 साल के, तो उसमें सेक्शन है और सेक्शन बी मिलेगा, जिसमें सेक्शन ए में 35 रहते हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। तो 35 में से सारे करने थे और 15 में से 15 में से 10 क्वेश्चन आपको करने थे, तो 45 क्वेश्चन एवरेज हो जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर प्रीवियस ईयर करते हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें किस टाइप से होगा, क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो पेपर और पेन मोड में होता है। मार्कशीट आपको दी जाती है, उसको फिल करना होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, ऑफलाइन ही यहां से होता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपको एज लिमिट क्या रहती है, कौन सी एज का स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे सकता है। तो एनएमसी और डीसीआई जो था, कमीशन जो है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि 17 ईयर हो जानी चाहिए स्टूडेंट की, ठीक है। 17 ईयर ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन आपका हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम या फॉर्म फिल करते टाइम, एडमिशन हो रहा होता है उस टाइम आप 17 साल के हो जाने चाहिए, या 31 दिसंबर उस साल के वहां तक आपका हो जाना चाहिए। नीट 2025 की बात करें तो वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 2008 से पहले का बर्थ था, उनको ले सकते थे। अब नेक्स्ट जो 2026 आप देने जा रहे हो, तो 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल हैं बैठने के लिए और काउंसलिंग के लिए। एग्जाम तो दे लोगे, लेकिन अगर आपकी एज कम रहती है तो फिर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल आप नहीं रहते हो। और जो अपर एज की बात करें तो अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, आप 30 के हैं, 25 के हैं, तो एग्जाम आप इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अटेम्प्ट भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट है या 6 अटेम्प्ट है, यूपीएससी के जैसे बहुत सारे अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। किस मीडियम में होता है पेपर, कि सर मैं तो हिंदी मीडियम में हूँ, इंग्लिश में हूँ या और कहीं में हूँ, तो टोटल आपके पास बहुत सारी लैंग्वेज वैसे तो होती है, 13 to 14 लैंग्वेज में ये पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश कॉमन है, और इंग्लिश का जो सेंटर है वो पूरे इंडिया में आपको मिलेगा। बाकी इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये भी आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका सेंटर मिलेगा। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आप हिंदी मीडियम में भरते हैं फॉर्म, तो ऐसा नहीं कि केवल कोई सिलेक्टेड जगह वहीं पर आपको मिलेगा, नहीं, जो सेंटर आपको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया मिलेगा, इंग्लिश वाला पेपर भी और इंग्लिश और हिंदी वाला। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल बात करें दूसरे लैंग्वेज की, असमी लैंग्वेज है असम की, तो वो केवल असम के अंदर मिलेगा, असम स्टेट में मिलेगा। बंगाली की बात करें, हिंदी इंग्लिश बंगाली की बात कर रहे हैं, तो वो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड्स में मिलेंगे। तो ये कुछ जो जगह है, वो जो एग्जामिनेशन सेंटर और जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर आपके पास लिखे हैं। गुजराती में मिल जाएगा आपको,
कनाडा में मिल जाएगा, मलयालम में मिल जाएगा, मराठी में मिल जाएगा, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, बाकी इंग्लिश तो जो है ही है। तो टोटल ये आपके पास लैंग्वेजेस है और इनके जो सेंटर है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कहाँ कहाँ मिलेगा। उर्दू वाला भी आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगा, एक हिंदी वाला मिलेगा, एक इंग्लिश इंग्लिश वाला मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया सभी जगह ये पेपर आपको मिल जाएगा। बाकी जो है वो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना जब भी फॉर्म फिल करते हो तब। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन फी की बात करें, फीस क्या रहती है, फॉर्म फी जिसे अपन बोल सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनकी जो फीस रहती है वो 1700 रुपए है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जिसे अपन बोलते हैं, ओबीएस, नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो उनकी 1600 रुपए फीस है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर है, उनकी फीस रहती है 1000 रुपए एग्जामिनेशन फॉर्म। आउटसाइड इंडिया अगर कोई बाहर से है, कोई स्टूडेंट एनआरआई जिसे अपन बोलते हैं, अगर वो भी फॉर्म फिल कर रहा है तो उसकी जो फी रहेगी वो 9500 रुपए रहेगी, 9500 फीस यहाँ पर रहेगी। अब क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में टोटल आपको 7 कोड दे रखे। कितने? 7 कोड्स आपको दे रखे। उन 7 में से आपको देखना है कि मैं कौन से कोड में हूं, और उसकी वजह से मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो होनी जरूरी है, इंग्लिश वगैरह ये तो ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के साथ अपियर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे कोर्स में एनरोल लेते हैं, जैसे बीएससी हुआ या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हुआ, बीएएमएस, बीएचएमएस, होम्योपैथी, आयुर्वेद वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इनके लिए अलग अलग से क्या कर रखा है, कोर्स बना रखे कि आप 12th के साथ में अपियरिंग में तो कोड नंबर 1 है या 2 है या 3, वो आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म फिल करते टाइम। या आप 12th पास हैं, आप किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं है तो आपका अलग से कोड होगा, कोड 2 या 3। या आप किसी कोर्स में एनरोल है तो कोड 4। तो इस टाइप से आपके टोटल 7 क्वालिफिकेशन या क्वालिफाई एग्जामिनेशन कोड होंगे, वो फॉर्म फिल करते टाइम आपको ध्यान में रखना, अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तैयारी में कोई रोल इसका नहीं है। नेक्स्ट, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, सबसे ज्यादा जरूरी बात। क्या सर जो सुनते हैं वो सही है कि सिलेबस जो रहता है एनसीईआरटी का ही रहता है, तो बिल्कुल आप सही सुनते हो। जो आप सुन रहे हो वो सही है कि जो अपना नीट का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी में भी 11th प्लस 12th का, ठीक है, दोनों का होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, बाकी ना हिंदी ना इंग्लिश कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बायो में एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो सफिशिएंट है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी से काम उसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सिलेबस वही है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। नेक्स्ट, एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है, कितने मार्क्स सर मैं लेके आ जाऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखो, कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ कोई फिक्स नहीं, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है, आपको जो मिलता है वो रैंक से मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका हुआ रैंक से होगा। फॉर एग्जांपल बात करें 2024 की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 आए थे, 720 में 720 आए थे। और 2025 की बात करें तो मुश्किल है आना, आ सकता है लेकिन मुश्किल है। तो उस टाइम कट ऑफ हाई रही थी, इस साल कट ऑफ कम रहेगी। 2020 तक की बात करें तो कट ऑफ कम थी, तो ओवरऑल रैंक से मिलेगा आपको। कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना अभी सही नहीं है। आपकी जो रैंक है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी कैटेगरी का अकॉर्डिंग जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, चाहे जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी, चाहे एसटी, जो भी अभी कैटेगरीज अपन ने देखी थी उसके अकॉर्डिंग। तो कट ऑफ की भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल आपको पढ़ना है और एक सीट के लिए पढ़ना है, ठीक है। किसी साल कट ऑफ 620 रह सकती है, 620 720 में से, किसी साल 550 भी रही है, किसी साल 500 भी रही है। तो वो एक पॉइंट नहीं है, बस केवल आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, एक्यूरेसी के साथ में आपको पेपर सोल्व करना है। एक और सवाल, तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है सर। अब देखो, कोचिंग्स तो बहुत सारी हो गई, आज के 5 साल या 7 साल पहले की बात करें तो गिनी चुनी कुछ बेस्ट कोचिंग्स थी। और अभी के टाइम में कह सकते हैं कोरोना के बाद से या कोविड के बाद से क्या हुआ, कोचिंगों में भरमार आ चुकी है, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग आपको हर एक शहर में मिल जाएगी, बड़ी बड़ी कोचिंग से उनकी ब्रांचेज आपको शहर में मिल जाएगी अपने आसपास, ठीक है। तो किसी का नाम लेना तो सही नहीं है, लेकिन आपको पता है कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है। लेकिन बेस्ट के चक्कर में ये भी आपको ध्यान में रखना है, उनकी जो फीस है वो भी थोड़ी सी ठीक ठाक रहे। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप दे रहे हो, बाहर जाके दे रहे हो। अपने आसपास आप देखते हो तो आप पिछले 2 से 3 साल का रिजल्ट देखिए, ठीक है। अगर आपको अपने आसपास कोचिंग ज्वाइन करनी है तो उन कोचिंग्स का पिछले 2 से 3 साल का रिजल्ट आप देखिए, और वो भी क्लासरूम वाला, डीएलपी वाला नहीं, क्लासरूम वाला। अगर कोई कोचिंग कहता है कि ये मेरे क्लासरूम वाले बच्चे जो सिलेक्ट हुए उसके अकॉर्डिंग आप वहां एडमिशन ले सकते हैं।
कोचिंग की ज्यादा लोड नहीं लेनी है आपको, ठीक है। बस वहां ये आपको देखना है स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर कोई कहता है कि हम 10-20 ही पढ़ाते हैं तो इसका मतलब वहां जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम 100-200 बच्चे तो हो किसी कोचिंग में, तो वहां आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। 11th और 12th के साथ में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हैं, 3-4 हजार में बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। मान लीजिए आप 12th के साथ सेलेक्ट नहीं होते तो बेस तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत आती है, शहरी को नहीं आती है। और ड्रॉपर हैं आप तब भी आप ड्रॉप ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। बस मैं ये कहूंगा ऑनलाइन के कंपेरेटिवली ऑफलाइन ज्यादा सही है आज के समय में। ऑनलाइन में वो जो पढ़ाई होती है वो नहीं हो पा रही है अभी हाल ही के दिनों में। स्टूडेंट से सस्ता है, सस्ते के चक्कर में वो घर बैठे बैठे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और सिलेक्शन से वंचित रह रहे। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, उनके जवाब मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा भी किसी टाइप का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।